कोरोना वबा का यह दौर हमारे सामने दो तरह की सूरत हाल पेश कर रहा है। एक तरफ कोरोना वबा से निजात पाने के लिए दर दर भटकने पर लोग मजबूर हैं, दूसरी तरफ लोगों की परेशानियों से फायदा उठाकर एक तबका अपना बिजनेस चमका रहा है। मौका परस्ती की इस तिजारत में शामिल हर खास आम है। अस्पतालों में लंबी कतारें हैं, बेड खाली नहीं हैं और जहां किसी हद तक मदद मिल पाती है वहां ऑक्सीजन या दीगर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब नहीं है। हुकूमत जबानी चौकस है और लोग हकीकतन बेबस हैं। माफ कीजिए, मुल्क का जो तिब्बी ढांचा है कांप रहा है, डगमगा रहा है, सिर्फ जबानी जमा खर्च पर चल रहा है। हालांकि अब हिंदुस्तान को आलमी मदद मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों के बारे में कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। उम्मीदों और वादों पर जीने वाले हमारे लोग हकीकत से अब भी रूशनास नहीं हुए तो मुस्तकबिल मजीद भयानक हो सकता है। लोगों से हाथ जोड़ के कि ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है, ये समय एक अच्छा इंसान बनने का है। सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, सब लोग आपस में मिलके एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त कोई राजनीति नहीं करनी, सब मिलके करें। चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी जात के हों, ये बीमारी तो किसी को नहीं दिखती। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई बीमार है उसको अस्पताल में एडमिट कराने की मदद कर सकते हैं। अगर कोई किसी को बेड नहीं मिल रहा, उसको बेड दिलवाने में, ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं। अगर किसी को कई बार केवल सूचना मिल जाने से काफी मदद मिल जाती है, किसी को ऑक्सीजन दिलवाने में मदद कर सकते हैं। किसी के घर में सब बीमार हो गए, उनको खाना खिलाने में मदद कर सकते हैं, उनके घर पे खाना पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। इस वक्त ऐसे बहुत लोग होंगे जिनकी रोजी रोटी नहीं चल रही होगी, गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक मदद कर सकते हैं ताकि उनका घर चल सके। तरह तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरी सब लोगों से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि सबकी मदद कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। बहुत पुण्य लगेगा और तभी देश की तरक्की होगी। और अगर हम सब मिलके इससे लड़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम कोरोना से जीत पा लेंगे। नमस्कार। तो इस तरह के हालात हैं मुल्क में। एक तरफ कोरोना की महामारी कहर जारी है और दूसरी तरफ कालाबाजारी भी है। सरकारें अब लॉकडाउन पर गौर कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का दबाव बन रहा है। हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त रंजीता झा मौजूद है। रंजीता, आपका स्वागत है। मनोज, आपका भी खैर मकदम है। रंजीता, जिस तरह से दिल्ली सरकार सहमी है, लोग बेबस हैं, सरकार को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अस्पतालों में जगह नहीं, बेड नहीं, ऑक्सीजन का मसला, और सुप्रीम कोर्ट एक तरफ से गौर करने की बात कर रही है कि सरकार अब लॉकडाउन पर गौर कीजिएगा। क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में, रंजीता? देखिए, जिस स्थिति को आप बता रहे हैं, ऐसी ही स्थिति अलग अलग राज्यों में हर जगह देखी गई है। देश की राजधानी दिल्ली भी इसमें कहीं कम नहीं है। सबसे ज़्यादा खबरें कि बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है और ऑक्सीजन की कमी है। और ऑक्सीजन की कमी को लेकर पहली बार कोर्ट का दरवाज़ा भी दिल्ली के ही अस्पतालों ने खटखटाया था। कई ऐसे अस्पताल हैं, फेहरिस्त लंबी है, और उसमें कई अस्पताल ऐसे जिन्होंने कोर्ट के पास जाकर ये कहा कि ना तो हमारे पास ऑक्सीजन है, ना जरूरी दवाइयां, क्योंकि जिस तरह से जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, तो ऐसे में जब हमारे पास मरीज आ रहा है तो हम बेबस है उसको बचाने के लिए। इसलिए नहीं कि हम बचा नहीं सकते, इसलिए क्योंकि बचाने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन आता है, बेड की संख्या बढ़ी रहनी चाहिए, दवाइयां जो हमें चाहिए वो उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। इसको लेकर जो पहला जो हम कह सकते हैं कि पहली प्रतिक्रिया जो रही वो दिल्ली के अस्पतालों की रही, जिसके बाद कोर्ट ने अपना कड़ा रुख भी किया। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों पर कह सकते हैं कि दोनों को लतार लगाया गया कोर्ट की तरफ से, और ये कहा गया कि अगर दिल्ली सरकार सारी व्यवस्था करने में सफल नहीं है तो क्यों यहाँ केंद्र जो है वो काम करे, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं दिल्ली में लगाया जा सके। ऐसी ही स्थिति अलग अलग राज्यों की भी है। अगर दिल्ली की बात की जाए
तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिलानी, उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार ये दावा करती नजर आई कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जितने ऑक्सीजन की जरूरत है अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार कोऑर्डिनेट कर रही है राज्यों के साथ और उनको मुहैया करा रही है। लेकिन दिल्ली में ही जिस तरह से स्थिति दिख रही है, दिल्ली में एक और अस्पताल ने कल जो है सोशल मीडिया के जरिए और ये शिकायत की कि उन्हें जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हम मरीजों को डिस्चार्ज करेंगे। ऐसी नौबत अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में है, लेकिन सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं है। सरकार लगातार डेटा देती है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, आखिर वो ऑक्सीजन जा कहाँ रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरा ये कि कल जिस तरह से एम्स के निदेशक है रणदीप गुलेरिया, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि रेमडेसिविर या फिर सीटी स्कैन, जो कहा जा रहा है कि जब कोरोना आपका डेंजर मोड में जाता है उसके बाद सीटी स्कैन के बाद ये पता चल पाता है कि लंग्स जो है वो कितना डैमेज हुआ है। साफ तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि सीटी स्कैन करने से कैंसर जैसी बीमारियां होती है, तो ऐसे में एक्सरे करना चाहिए। तो लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलानी स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो अपने गाइडलाइन में तब्दीलियां भी ला रही है। ये कहा जा रहा है कि सीटी स्कैन ना कराकर एक्सरे कराया जाए। रेमडेसिविर के बारे में एक बार फिर गुलेरिया ने यही कहा कि रेमडेसिविर एक औषधि है, एक मेडिसिन है, लेकिन उसका सही समय में इस्तेमाल होना चाहिए। जिस तरह से धड़ल्ले से मरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर डॉक्टर लिख क्यों रहे हैं? जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तभी जो मरीज है वो रेमडेसिविर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन जो है वो अस्पतालों और डॉक्टरों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का होना जो है वो ज्यादा जरूरी है, जो कि अभी जो फिलहाल है उसमें पूरी हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का बड़ा गैप है। मंत्रालय कुछ कहती है, जनता कुछ और भोग रहा है और तस्वीरें कुछ और दिख रही है। 3000 से ज्यादा मौत के आंकड़े आज भी है देश के। बिल्कुल रंजिता, आपने बहुत सी अच्छी चीजें की, मेन तो कोऑर्डिनेशन की आपने बात की। अभी देखिए दिल्ली का जब मामला आता है तो मरकज की सरकार और रियासत में केजरीवाल अपने अपने हुकूक की बात करते हैं कि साहब ये इनके दायरे में है, ये चीजें इनके दायरे में, अपने अपने दायरे और अपनी अपनी लकीरें खींचते हैं। लेकिन जब आवाम को इतनी सख्त मुश्किलात में लोग जी रहे हैं, आवाम जी रही है, ऐसे वक्त सही तौर पर जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं। अभी आपने सुना केजरीवाल को कि सियासत से दूर हटकर तमाम पार्टियां जो जैसी मदद कर सकती हैं करें। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल सरकार पूरी तरह से एक तरह से बेबसी का इजहार कर रही है और मरकज इस पर एक तरह से खामोश भी है। किसे कसूरवार माना जाए? आवाम जाए तो जाए कहां? रंजीता, देखिए बयान दोनों ही तरफ से आते हैं। केंद्र सरकार बेबसी इस बात की करती है कि जो दिल्ली है उसमें दिल्ली सरकार की हुकूमत है वो जवाबदेह होती है, और दिल्ली सरकार लगातार ये कहती है कि क्योंकि जो दिल्ली है वो पूर्ण रूप से राज्य नहीं है, ऐसे में हमारे अधिकार बटे हुए हैं, केंद्र सरकार ज्यादा जिम्मेदारी ले। लेकिन सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य का है जिलानी वो ये कि इन तमाम चीजों का, इन जो सिस्टम की जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, सिस्टम जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, जो सत्ता पर जो लोग बैठे हुए हैं वो जिम्मेदारी एक दूसरे पर फेंक रहे हैं और इसका भुक्तभोगी जो है वो आम जनता है। क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या दिल्ली में बढ़ रही है। तमाम बंदिशों के बाद भी पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली लॉकडाउन देख रहा है। जो जरूरी सेवा है उसको छोड़कर पूरी तरह से लॉकडाउन रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि केसेस में, हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि दिल्ली में आंकड़े जो है वो कम हुए हैं, रिकवरी रेट भी बढ़े हैं, लेकिन मरने वालों की जो संख्या है उसमें किसी तरह की कमी है वो जिलानी नहीं दिख रही। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से मनोज कुमार भी हैं। चंडीगढ़ के किस तरह के हालात हैं? मनोज, क्या अपडेट देंगे आप चंडीगढ़ के बारे में? देखिए, चंडीगढ़ की बात करें या हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, लगभग हालात यहाँ एक जैसे ही हैं। बहुत तेजी के साथ जो कोरोना संक्रमण है वो बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए खासकर हरियाणा सरकार की बात करें तो यहाँ 1 हफ्ते का जो लॉकडाउन है उसका ऐलान कर दिया गया है। सोमवार से जो लॉकडाउन है ये शुरू हुआ है और अगले रविवार यानी कि 9 मई तक इसी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा में करीब 12,800 से ज़्यादा मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं, और पिछले 3 दिनों की तरह यहाँ पिछले
24 घंटे में भी 140 के करीब मौतें हुई हैं। उससे पहले 145 मौतें हुई थी और उससे पहले 147 मौतें 24 घंटे में हुई हैं। और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, इसको रोक पाने के लिए तमाम प्रयास किए गए, तमाम एफर्ट्स हरियाणा गवर्नमेंट ने उठाए, लेकिन तमाम जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हुए। और इसीलिए जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि आखिरी रास्ता ही लॉकडाउन है, तो आखिरी रास्ता चुन लिया हरियाणा सरकार ने। और यहाँ पहले वीकेंड लॉकडाउन किया गया, उसके बाद 1 हफ्ते का लॉकडाउन कर दिया गया है। और जिस तरह से दीगर रियासतों में हालात हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का लेकर हो या फिर मेडिसिन की लेकर हो या फिर अस्पतालों के में जो कमियां हैं, क्या यहां पर भी इसी तरह का मामला देखने को मिला है हरियाणा में? हेलो, लगता है मनोज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। इस वक्त हम रुख करेंगे गुजरात का। विभव हमारे साथ, विभव पटेल हमारे साथ मौजूद हैं फोन पर। विभव, गुजरात में अब नकली दवाएं भी बन रही, इतने बुरे हालात में लोग, क्या कहूं मैं, अब अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, इंसानियत मर रही है, ऐसे में भी कालाबाजारी। सरकार क्या इकदाम कर रही है इस चीज को लेकर, क्या कदम उठा रही है विभव? हेलो विभव, रंजीता हमारे साथ है। रंजीता, जिस तरह से कालाबाजारी भी बड़े उरूज पर हैं, ऐसा वक्त जब अगर ये कहें कि दुश्मन भी हो तो ऐसी हरकत ना करें, लेकिन लोग कालाबाजारी करें, चाहे वो अस्पताल में हो या मेडिकल के दूसरे शोबों में। अस्पतालों के अलावा मेडिकल हॉल्स है, या इस तरह की खबरें आ रही हैं कि दवाएं ब्लैक मार्केट हो रही हैं। क्या दिल्ली में इस तरह की चीजें देखने को मिली? जी देखिए, निश्चित तौर पर जिलानी ऐसी स्थिति दिल्ली में भी दिखी है। रेमडेसिविर जिस इंजेक्शन का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी, जिसको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो रामबाण है कोरोना में। जब कोरोना में आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है और लंग्स की जो हम कह सकते हैं कि उसमें पैचेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, 80% तक अगर लंग्स आपका काम नहीं भी करता, तो ऐसे में जो डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके बाद वो रेमडेसिविर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे पहले का जो फेज रहता है वो स्टेरॉइड की दवाइयों का होता है। तो रेमडेसिविर को लेकर दिल्ली में जिस तरह की कालाबाजारी हो रही है, कई जगह से ऐसे जो ग्रुप है ऑफ हम कह सकते हैं कि लोगों का एक समूह है जो नकली दवाइयों से लेकर जो एमआरपी से ऊपर जो दवाइयां हैं, कालाबाजारी जो है वो कर रहे हैं। जो एमआरपी 3500 रुपए है रेमडेसिविर एक इंजेक्शन की, उसको दिल्ली में 70 से 75 हजार रुपए तक बेची जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपदा में अवसर ऐसे लोग तलाश रहे हैं। कहीं ना कहीं पीएम ने इस ये जो स्टेटमेंट है इसको पॉजिटिव वे में लेने के लिए कहा था, लेकिन कुछ लोग इस तरह के भी हैं देश में, अलग अलग राज्यों में, जो इस मौके को भी कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसा कमाने की लालच की इंतहा है। हमारे साथ विभव जुड़ चुके हैं गुजरात से। गुजरात में नकली कोरोना इंजेक्शन का जो है बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। और रही बात कोरोना की, कोरोना को लेकर सरकार की क्या कदम है, और ये जो नकली वाला मामला है दवाओं का, इस पर सरकार कैसे लगाम लगाएगी? विभव जी बिल्कुल, मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में रोजाना 12,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रोज मिलते हैं और सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद में आते हैं। तो अहमदाबाद में भी अभी जो कोरोना का मामला तो बढ़ गया, साथ में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी भी बढ़ गई। और कालाबाजारी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। जो भी रेकेट चल रहा था उनको, उन सब आरोपियों को पकड़कर उनकी सजा भी दिलाने के लिए घोषणा करती है। लेकिन बात यही है कि ये महामारी में सब लोग जो भी लूटने वाले हैं वो लूट चलाते रहते हैं और मरीज है अस्पताल से बाहर तड़पते रहते थे। क्योंकि रोजाना जितने भी बेड प्रशासन की ओर से तैयार किया जाता है वो बेड 2-3 दिन में फुल हो जाता है। 200 बेड की हॉस्पिटल भी शुरू की, वो भी फुल हो गए हैं। लेकिन आज से एक नया जो अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन पे कोच है, उन कोचों को आइसोलेशन कोच बनाया गया है। उसमें जो कोरोना का मरीज है उनकी सारवार के लिए शुरू की जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विभव।
हमसे बातचीत करने के लिए। बहरहाल सरकार की अपनी कोशिशें जारी है, लेकिन नकली कारोबार भी एक तरफ जारी है। हमारे साथ कलकत्ता से शबाना एजाज मौजूद है। मगरबी बंगाल में हाल इलेक्शन हुआ, नतीजे आए और इस बीच कोरोना ने भी बहुत कुछ गुल खिलाए हैं। शबाना, किस तरह की सूरत हाल है मगरबी बंगाल में कोरोना की? देखिए, बंगाल में जो कोरोना के जो सूरत हाल है वो बहुत ही खराब है, बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि हुकूमत ने लगाम लगाने की कोशिश की है और जिस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मिनी लॉकडाउन का जो मामला था वो नजर आया कि ममता बनर्जी ने इलेक्शन के नताइज से पहले ही शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, बाजार, ऐसे कई तरह के जो जहां भीड़ होती थी उसे बंद किया और जो है वो रास्तों में भी जो है वो सड़कों पर भी जो है हम कह सकते हैं कि सन्नाटा नजर आया। लेकिन इसके बावजूद कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और आपने जिस तरह से अभी कहा कि जो दायरे कार की बात आती है, तो दायरे कार की बात सिर्फ दिल्ली तक ही महदूद नहीं है। यानी दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल और मरकजी हुकूमत के दरमियान ही कोरोना को लेकर जो है अपने अपने दायरे की बात नहीं हो रही है, अपने अपने इख्तियारात की बात नहीं हो रही है, बल्कि मुल्क भर में कुछ ऐसा ही माहौल है। बंगाल में भी ममता बनर्जी की बात अगर आप करें तो देखें कि ममता बनर्जी अगर कह रही हैं कि वो हालात जो है वो अच्छे बदतर हो रहे हैं, वो जिस तरह के हालात है वो संभाले नहीं संभल रहे हैं और इसके लिए मरकज को निशाना बनाया जा रहा है। मरकजी हुकूमत के ममता बनर्जी बार बार कह रही है कि मरकज की तरफ से ताउन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के जो इख्तियारात है और इस तरह की जो बातें हैं, इससे भी कहीं ना कहीं कोरोना पर कंट्रोल पाने में जो है वो हम कह सकते हैं कि वो किस तरह कंट्रोल पाने में नाकामी हो रही है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो मरकजी हुकूमत किस तरह के ऑक्सीजन, कितने और कब ऑक्सीजन फराहम करेगी, इसको लेकर भी जो है वो सियासत तेज है। वहीं जिस तरह से आप देखें कि वैक्सीनेशन की बात की गई इलेक्शन के मौके पर, खासकर बंगाल में हर सियासी जमात ने कहा कि हम वैक्सीन फ्री करेंगे, लेकिन अब जब इलेक्शन निकल गया तो अब इसको लेकर मीटिंग हो रही है, इसको लेकर वो क्या किया जाए। अब ममता बनर्जी कह रही है कि मरकजी हुकूमत उस तरफ से ताउन नहीं कर रही है, वो अपने शहरियों को, अपने रियासत के लोगों को वैक्सीन नहीं दे पा रही हैं। 18 साल से के उम्र के लोगों को जो वैक्सीन लगाने की बात थी उस पर भी बंगाल में उस तरह से कदम नहीं उठाया गया। वैक्सीन की कमी की वजह से बहुत सारे अस्पतालों में वैक्सीन लगाने का काम बंद है। कल भी एक मीटिंग हुई थी, आज भी एक मीटिंग होने वाली है जो गैर सरकारी अस्पताल है और हुकूमत के नुमाइंदे हैं उनके साथ। तो हालात बद से बदतर है। हुकूमत जिस तरह से आइंदा कल वज़ीर आला ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल में वज़ीर आला के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ लेंगी, तो उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सबसे पहला कदम, ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट कोरोना को लेकर किया जा सकता है और लॉकडाउन की तरफ हुकूमत बिल्कुल हालात काबू में नहीं है और इस वक्त कोरोना को लेकर सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि अमली तौर पर अमल करने और ऐलान करने की सख्त जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना तफसीलात देने के लिए। हमारे साथ चंडीगढ़ से इस वक्त मनोज जुड़े हुए हैं लगातार। मनोज, आपने कहा कि लगभग सूरत हाल यहां भी वैसी ही है, पूरी तरह से सख्ती से लॉकडाउन की बातें हो रही है। कैसे कंट्रोल करेगी सरकार, जबकि 13 मुल्कों से करीब अभी तक जो है मदद मिल चुकी है, कई मुल्क अभी मदद करने जा रहे हैं। अगर ये मदद नहीं मिलती देश को तो क्या हालात होते देश के? और हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा की सरकार क्या कदम आगे उठा रही है कि ये चेन टूटे, लोगों को राहत मिले कोरोना से? देखिए किस तरीके से कोरोना की चेन तोड़ी जाए, इसको लेकर तमाम जो प्रयास हैं वो सरकार कर रही है। एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस समय जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दरअसल ऑक्सीजन को लेकर है। तो ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में चल रही है। हरियाणा प्रदेश में भी इसकी किल्लत है और इसको लेकर हरियाणा सरकार ने करीब 300 मीट्रिक टन की मांग केंद्र से की है और 252 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन हरियाणा सरकार को मिल रही है। आज कुछ देर बाद फरीदाबाद में ओडिशा के राउरकेला से करीब 43 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रेल मार्ग से पहुंच रही है और कल टाटा स्टील से करीब 163 मीट्रिक टन हरियाणा में ऑक्सीजन पहुंचेगी। करीब 205 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अगले 24 घंटे में हरियाणा में पहुंचेगी। और कोरोना के जो मरीज हैं, ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन में हैं, जो नो एडमिशन वाले मरीज हैं, जिनको अस्पताल में इलाज नहीं चल रहा है, ऐसे लोग ऑक्सीजन के लिए अक्सर दर दर भटकते थे। उनकी समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने अभी फैसला किया है कि हर जिले में एक डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑक्सीजन का है उसकी जिम्मेदारी यही लगाई जाएगी कि होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन पहुंचाई जाए।
या तो मरीजों तक खुद डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचे या मरीज उन तक पहुंचे। तो ऑक्सीजन के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। 500 बेड का एक नया अस्पताल पानीपत में बनाया गया है। 500 बेड का एक और अस्पताल हिसार में बनने जा रहा है। सेना काम पे लगी है हरियाणा में। फरीदाबाद में एक 100 बेड का अस्पताल सेना की वेस्टर्न कमांड बनाने जा रही है। तो तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से जरूर है। लॉकडाउन है, बंद है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमें जो नजर आ रही है, इस वक्त हम सड़क पर खड़े हैं और व्हीकल्स की जो आवाजाही है ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही है। लॉकडाउन का मतलब कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो इस चीज पर सख्ती से अमल करने के लिए, हालांकि पुलिस ने, हमने देखा पहली लहर थी कोरोना का जब शुरुआत हुई थी तो पुलिस ने बहुत सख्ती से काम किया था, वो भी मुतासिर हुए थे, लेकिन पुलिस की तरफ से अब कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है। क्या कुछ पुलिस की तरफ से यहां पर कमजोरी दिखाई दे रही है? क्या सरकार ने कहा कि भाई ज्यादा सख्ती मत कीजिए? देखिए, पुलिस की बात करें तो हम देखते हैं कि जगह जगह हरियाणा भर में आप जो प्रमुख रास्ते हैं वहां पे पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। आवाजाही करने वालों से, लोगों से पूछा भी जाता है कि वो किस वजह से निकले, क्या रीजन है। अगर कोई वैलिड रीजन है तभी जाने दिया जाता है। लेकिन आज जो नजारा देख रहे हैं हम, ऐसा पिछले 2 दिनों में बिल्कुल नहीं था। लोग बहुत कम सड़कों पर निकल रहे थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि लॉकडाउन खुल चुका है, सब कुछ सामान्य हो गया है। वैसे ही व्हीकल्स सड़कों पर दौड़ रहे हैं, वैसे ही लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वाहनों की बात करें या पैदल बात करें, तो लोग निकल रहे हैं। हालांकि मार्केट्स, बाजार और कार्यालय बंद हैं। अब लोगों को खुद से सोचना पड़ेगा कि जिस तरह के खतरात है उसमें एहतियात आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि चैलेंजेस सरकार के सामने भी है और हम सबके सामने भी है। लड़ाई हम सबकी है, हम सबको मिलकर लड़नी होगी। आप तमाम का बेहद शुक्रिया खबर दोपहर में इस मुद्दे पर बात करने के लिए। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।